हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम एमसीक्यूज के थ्रू। आने वाले प्रीलिम्स 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ओनली आज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आज नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल और गाइडेंस मिल जाएगा। ओनली आज की तरफ से प्रीलिम्स स्पेशल बैच शुरू हो चुका है 31 मई से। और अभी क्योंकि हमारा प्रीलिम्स होने वाला है अक्टूबर के महीने में, तो ऑलमोस्ट 4 महीने से कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्हें लगता है कि भाई हमारी अभी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हुई है, या जो 2022 के लिए स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो इसमें जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर रहेंगे, जीएस का टेस्ट सीरीज़ रहेगा, डेडिकेटेड मेंटरशिप रहेगी, हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। और आपको कोई इशू हो तो आप कॉल कर सकते हैं 7007931912। आप अपने आप को एनरोल अगर करना चाहें तो आपको जाना होगा video.onlyas.in पे। इस कोर्स को मोबाइल के माध्यम से भी चलाया जा सकता है, लैपटॉप या कंप्यूटर से भी हम चला सकते हैं इसको। पहला सवाल देखते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF। द हिंदू ने इसको कंटिन्यूसली कवर किया था, बहुत सारे लोगों ने इस पे एडिटोरियल्स भी लिखे थे। तो आई विश कि आपको ये ZBNF के बारे में पता होगा। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में पहला हमें स्टेटमेंट दिया है कि ये एक ऐसी नेचुरल फार्मिंग है जिसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है। दूसरा बोला है कि जीवामृत जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है, जो यंग रूट्स होती हैं उनको फंगस से प्रोटेक्ट करता है, सॉइल बॉर्न बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। देखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जो मेन एम है वो ये है कि किसानों की जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे या ऑलमोस्ट जीरो रहे फसल उगाने में, क्योंकि किसानों को बीज खरीदने होते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने होते हैं, उनको उर्वरक खरीदने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, ZBNF में किसी भी तरीके का केमिकल का यूज़ नहीं होता है। अब जब हम ZBNF की बात करते हैं तो 3 हमारे पास टर्म्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवामृत, बीजामृत और वफासा। देखिए, जीवामृत जो है वो हिंदी का शब्द है। अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे, इट मीन्स हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चलेगा जीव प्लस अमृत, यानी कि जीवों के लिए जो अमृत है, ऐसी कोई चीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के लिए अमृत के समान है। ये जीवामृत कैसे प्रिपेयर किया जाता है? गाय का गोबर, गाय का जो बाकी इससे गाय से जो हमें रेसिड्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, और वो पानी हो गया, इस तरीके से तो उनको मिला के हम एक पेस्ट तैयार करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें ग्रो करते हैं। उस पेस्ट को हम क्या करेंगे, मिट्टी में डाल देंगे। तो जीवामृत का ये काम होता है। बाकी फंगस वगैरह से बचाने का कोई काम नहीं करता है। जीवामृत का काम होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करे। तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, पहला सही हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको इंग्लिश में। और ये मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है हमारे जीएस मेंस पेपर 3 के लिए, क्योंकि किसानों की अगर हमें इनकम डबल करनी है 2022 तक, तो उसमें ZBNF का बहुत बड़ा एक योगदान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की गई है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने जब जून के लिए तैयारी की होगी हमारे प्रीलिम्स की, तो आपने स्कीम पढ़ी होंगी। तो एक उसमें स्कीम होती है PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। वो एक अम्ब्रेला स्कीम है। उसी की स्कीम के अंदर प्राइस डिफिशियंसी यानी कि PDBS इंक्लूड है, और इसका एक पॉपुलर नाम है भावांतर योजना, भाव का अंतर। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि इसमें क्या होगा कि ऐसे सारे फार्मर जो कि अपनी डिस्ट्रेस सेल करते हैं उनको कंपनसेट किया जाएगा। दूसरा बोला है कि इसकी स्कीम के अंदर जितने भी ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड यानी कि सरसों का बीज, तिल का बीज, जिससे तेल निकलता है, चाहे उनके लिए MSP नोटिफाइड हो या ना हो, सभी को इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा बोला है कि इसमें क्या होगा कि किसी भी तरीके की कोई भी जो है वो इसमें बोला गया है कि सरकार क्या करेगी, जो स्टेट एजेंसीज हैं वो फिजिकल प्रोक्योरमेंट करेगी। देखिए, ये PDPS स्कीम किस लिए बनाई गई है? मान लीजिए कि कोई किसान है, वो किसी नोटिफाइड मंडी में अपना सामान बेचने जाता है, और वो जिस फसल को लेके जा रहा है उसकी MSP है 1,000 रुपये,
बट वहाँ मंडी में उसे सिर्फ 800 रुपये मिल रहे हैं। तो अब इसमें डिफरेंस कितना हो गया, अब इसमें डिफरेंस हो गया 200 रुपये का। तो किस सरकार क्या करेगी, ये 200 रुपये डायरेक्टली उस किसान के खाते में डाल देगी। तो किसान को क्या होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज किसान को क्या होगा कि 200 रुपये का उसे नुकसान हो जाता। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि किसान अपनी जो फसल है उसको डिस्ट्रेस में सेल ना करें। तीसरा अगर हम देखेंगे तो देखो इसमें कोई भी सरकारी एजेंसी किसानों से डायरेक्ट परचेज नहीं कर रही है। किसान अपनी मंडी में जो भी उनके पास होगी उसमें जाएंगे, वहाँ अपना सेल करेंगे और जो भी डिफरेंस होगा वो मिल जाएगा किसान को। तो तीसरा गलत है, ठीक है। और इसमें ऑयल सीड को इंक्लूड किया गया है, बट ऐसे ऑयल सीड को इंक्लूड किया गया है जिसके लिए एमएसपी नोटिफाई की गई है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया, हमें इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि जो अंकटाड है वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज करती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो स्टेटमेंट नंबर 3 GCR यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को अंकटाड रिलीज नहीं करता है। हम इसका तीसरा स्टेटमेंट कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास तीसरा स्टेटमेंट कैंसिल आउट करने के बाद सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बचता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज की जाती है अंकटाड के द्वारा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में वो सारी रिपोर्ट देखोगे जो अंकटाड रिलीज करता है। राइट साइड में आप जो देखोगे वो है ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ठीक है। हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में हमें कुछ ट्राइब आदिवासी जनजातियों के नाम दिए हुए हैं और उसके राइट साइड में उसके सामने हमें उनका रीजन दिया हुआ है। थारू के सामने दिया उत्तर प्रदेश, कदार उड़ीसा, बोंडा तमिलनाडु। सवाल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे नज़र आता है कि बोंडा आदिवासी जो हैं वो तमिलनाडु में नहीं है, वो उड़ीसा के अंदर है। मैं अगर तीसरा गलत कर दूं स्टेटमेंट तो मेरे पास बी सी डी तीनों गलत हो जाएंगे। मेरे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बचता है। देखो थारूज के बारे में तो पता है कि उत्तर प्रदेश में ये लोग रहते हैं, लेकिन कादर के बारे में हमें नहीं पता है। तो कादर कहाँ पे रहते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में ये यहाँ पे रहते हैं। और बाकी बोंडा तो मलकानगिरी ज़िले में रहते ही हैं। हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्या होती है। ये इसके रिलेटेड अपने को 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट में बात की है कि ये एक स्टैचुरी बॉडी है, दूसरा बोला है कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। देखिए वक्फ क्या होता है, इस्लाम में वक्फ के बारे में बात की गई है। कई बार क्या होता है कि लोग जो हैं वो आउट ऑफ देयर, मतलब उनको ऐसा लगता है उनको इस्लाम में भरोसा है, उनको मतलब उनके पैगंबर पे भरोसा है, तो वो लोग क्या करते हैं कुछ लैंड जो है वो मतलब एक तरीके से वो डोनेट कर देते हैं या इस तरीके से देते हैं। तो वो सारी जो लैंड है बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। लैंड ही नहीं, इसके अंदर हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने मान लीजिए कि कुछ ऐसा डोनेट कर दिया, किसी ने मान लीजिए कि स्कूल के लिए फर्नीचर प्रोवाइड करा दिया मदरसे के अंदर, तो वो भी वक्फ के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ है वो वक्फ में आती है। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में दिया हुआ है, एक स्टैचुरी बॉडी है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट सही है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, लेकिन दूसरा गलत है। जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए वही इसको हेड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। एक स्टैचुरी बॉडी है, वक्फ एक्ट 1955 में बनी थी और इसका एक चेयरमैन होते हैं जो कि वक्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अभी तो जो है वो माइनॉरिटी अफेयर्स वाले जो मिनिस्टर हैं वही इसके लिए करते हैं। देखिए इसका बेसिकली काम तो यही था शुरुआत के दौर में, तो ये था कि सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल के ऊपर भी वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। तो वक्फ बोर्ड को गाइडेंस देना, कैसे अपना अकाउंट मेंटेन करें, क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करें। लेकिन रिसेंटली इसमें एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जिम्मेदारी ये भी होगी कि जो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, उनकी एजुकेशन का लेवल बढ़े और स्किल जो ट्रेनिंग है उसमें भी इंक्रीज़ आए। तो यहाँ पे हम लोग इसको हिंदी में देख सकते हैं, स्टैचुरी बॉडी है और माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो अभी इसके हेड है, मुख्तार जो अंसारी जी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी।
अच्छा, जो कई लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही है इसकी PDF वगैरह डाउनलोड करने में, तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरीके से लिंक मिल जाएगा ओनली IAS फिर डाउनलोड्स, वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे PDF48 के नाम से सर्च करना, एक चैनल आपको मिलेगा और वहाँ पे ये आपको PDFs मिल जाएंगी। तो ये अपनी आंसर की रही यहाँ पे, ठीक है। और अपना जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो था कि NGT की अपील जो है वो किसके अगेंस्ट जाती है। NGT की अपील के लिए देखो प्रोविज़न तो दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट्स को लगता है कि NGT ने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है, तब वो भी जो है वो इसकी अपील को हियर कर सकते हैं। बट एग्जाम में आ जाए तो अपने को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही लिखना है। आज आपको बताना है कि ये ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। आपकी आज परफॉर्मेंस कैसी रही ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को आप अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओनली ऐसे जुड़े रहने के आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स।